आता है कोबाल्ट 3+ के लिए, और उसके बाद आएगा मैक्सिमम केसेस में काम करेगी एक्सेप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक करेक्टर। इनमें से कौन सा मैक्सिमम आयनिक करेक्टर शो करता है, आपको ये बताना है। अब देखो, हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयन्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, K4Fe ये हमारा पहला ऑप्शन है। इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा हुआ है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयन्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं। इसका मतलब FeCN6 जो है वो Fe और Cn- में ब्रेक नहीं होगा, वो Fe और Cn- में ब्रेक नहीं होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि इसके अंदर कितने आयन्स मिलेंगे, तो यहाँ पे 4 पोटेशियम है। आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने भी आयन्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पोटेशियम है K4, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा। कितने पोटेशियम एटम्स दिख रहे हैं हमें? 4। तो इस केस में हमें 4 तो पोटेशियम आयन्स मिलेंगे, प्लस एक पूरा ये वाला आयन मिलेगा FeCN6 4-। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमें इसमें टोटल कितने आयन्स मिले, तो आप बोलोगे कि हमें टोटल 5 आयन्स मिले। ठीक है, तो पहले केस में हमको जो है 5 आयन्स मिले। पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो 5 आयन्स में ब्रेक हो गया। 4 तो हमारे पोटेशियम आयन्स हो गए और एक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अगर सेकंड की बात करें तो एक आयन तो ये वाला स्फीयर होगा, प्लस हमारे पास 3 क्लोरीन आइटम्स है, 3 क्लोरीन और एक ये स्फीयर। इस केस में हमें टोटल 4 आयन्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले में एक तो ये वाला आयन प्लस 2 क्लोरीन आइटम्स है, तो 2 क्लोरीन के आयन्स, टोटल कितने हो गए? 3। 2 क्लोरीन और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस केस में हमें मिलेंगे 3 आयन्स। लास्ट वाले में हमें कोई आयन नहीं मिलेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो हमको पता है कि आयोनाइज होता नहीं है। ठीक है, तो इस केस में एक ही मान लेते हैं, ये जैसा है एज इट इज़ रहेगा। अब उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो आयन्स पे डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा आयनिक कंडक्टिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा आयन्स किस केस में दिख रहे हैं आपको? सबसे ज़्यादा आयन्स ऑप्शन ए में बन रहे हैं। कितने? 5, है ना? तो जो है ऑप्शन ए की आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन्स बन रहे हैं, और जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अगर इन केस इस क्वेश्चन में वो पूछता मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछा होता, तब आंसर क्या होता? तब हमारा आंसर होता ऑप्शन डी, क्योंकि उस केस में सबसे कम आयन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखे और आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉपर NH3 6 इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक मतलब, होमोलेप्टिक का मतलब होता है कि एक ही तरह के लिगेंड्स अटैच होने चाहिए। क्या मतलब है होमोलेप्टिक का? एक ही तरह के लिगेंड्स अटैच होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें तो इसके अंदर लिगेंड क्या है? अमोनिया। क्या अमोनिया के अलावा कोई और लिगेंड प्रेजेंट है? नहीं, सिर्फ एक ही लिगेंड, एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है। क्या? अमोनिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये हमारा होमोलेप्टिक है। अब अगर सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स देखें, ये
इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे एक तो NH3 प्रेजेंट है, एक क्लोरीन। तो क्योंकि इसमें दो तरह के लिगेंड्स एट प्रेजेंट है, तो ये होमोलेप्टिक नहीं है। क्या नहीं है? होमोलेप्टिक। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि ये होमोलेप्टिक है क्योंकि इसमें खाली अमोनिया प्रेजेंट है, और सेकंड वाला हेट्रोलेप्टिक है क्योंकि इसमें दो अमोनिया और क्लोरीन, दो अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि कॉम्प्लेक्स दिस हैव ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। सही बात है, बट दिस लिगेंड हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हो गई। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये बताना है। अब आप ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी में आपने चिलेटिंग लिगेंड्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं कभी? चिलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो मोर देन वन डोनर एटम से बाइंड कर जाए, मतलब एक साथ दो जगह से बाइंड कर जाए, मतलब बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और चिलेटिंग लिगेंड्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। और एग्जाम्पल क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स का? बहुत कॉमन एग्जाम्पल है EN और EDTA। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं चिलेटिंग लिगेंड्स के। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन ए देखो तो ऑप्शन ए में आपको EN दिखेगा, जो कि एक चिलेटिंग लिगेंड है। अब क्योंकि ये चिलेटिंग लिगेंड है, तो ये मॉलिक्यूल की या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इन्होंने पूछा है मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो मोस्ट स्टेबल हमारा ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि उसमें EN प्रेजेंट है। EN क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, जो कि एक चिलेटिंग लिगेंड है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और बाकी सब में आपको जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स दिखेंगे, कहीं पे भी आपको बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन इज EDTA। आपको EDTA का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन लिगेंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले लिखा हुआ है इथाइलिन। इथाइलिन मतलब दो कार्बन्स बना देते हैं, CH2 CH2, ये हो गया इथाइलिन। फिर लिखा हुआ है डाइअमीन। अमीन का क्या मतलब होता है? NH2, और डाई का मतलब दो बार। तो एक हमने इससे अटैच कर दिया N, एक N हमने इससे अटैच कर दिया। फिर लिखा है एसीटेट, और एसीटेट का क्या मतलब है? एसीटेट मतलब CH3COO माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये है एसिटिक एसिड, और ये है एसीटेट आयन। अगर एसिटिक एसिड में से H+ निकाल दें तो जो बनता है CH3COO माइनस, उसको हम बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, क्या बोला है? टेट्रा। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है चार, है ना? हमें पता है टेट्रा का मतलब चार होता है, तो चार इसमें एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाले। तो नाइट्रोजन, दो एसीटेट हम इस नाइट्रोजन से अटैच कर देते हैं, और दो एसीटेट हम इस नाइट्रोजन से अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया EDTA का, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये पहले हमने इथाइलिन बनाया, फिर ये दो अमीन ग्रुप लगाए, और ये चार हमने एसीटेट ग्रुप लगा दिए। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा EDTA है ना, ये 6 जगह से बाइंड कर सकता है। कहाँ, कौन कितनी जगह से बाइंड कर सकता है? 6। कौन कौन सी? एक तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से बाइंड कर सकता है। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर हो गए, यहाँ से बाइंड कर सकता है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, हर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो वो जो है हर ऑक्सीजन का माइनस चार्ज भी डोनेट हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि EDTA के पास डोनर एटम्स कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें EDTA के डोनर एटम्स की, तो अभी हमने देखा दो तो नाइट्रोजन है इसके पास, दो नाइट्रोजन और
4 ऑक्सीजन। तो इसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स और हर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला कह रहा है ट्राइडेंटेट लिगेंड विद 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। इसके पास खुद टोटल 2 नाइट्रोजन है, तो 3 तो नाइट्रोजन कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है हेक्सा, हेक्स का मतलब है 6, हेक्साडेंटेट मतलब 6 डोनर एटम्स या 6 डोनर साइट्स प्रेजेंट है विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, जो कि अभी हमने देखा। इसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टिक लगा देते हैं ऑप्शन बी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। अभी अभी हमने सीखा कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे कि सारे या तो NH3 हो, या फिर सारे वाटर हो, या फिर सारे क्लोरीन हो। मतलब अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट ना हो, 2 या 3, जितने भी लिगेंड्स हैं सारे एक ही होने चाहिए, या तो सारे क्लोरीन हो, या तो सारे वाटर हो, या तो सारे अमीन हो, या जितने जो भी हो सेम हो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और इन्होंने इस बार IUPAC नेम कर दे दिए हमें डिफ़िकल्ट करने के लिए। तो पहले तो IUPAC नेम को जो है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कौन सा होमोलेप्टिक होगा। पहला ऑप्शन क्या है, पेंटा अमीन। पेंटा का मतलब 5 और अमीन मतलब NH3, पेंटा अमीन ऐसे हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, कार्बोनेटो। कार्बोनेटो मतलब CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो। फिर है कोबाल्ट, ये हो गया कोबाल्ट। ठीक है, और बाहर आ गया क्लोराइड। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो उस हिसाब से देखो कैसे करते हैं ये। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, अमीन का होता है 0, कार्बोनेट का होता है -2। टोटल कितना आ गया ये -1, तो बाहर एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये तो बन गया इसका कॉम्प्लेक्स। अब क्या ये होमोलेप्टिक है, नहीं ये होमोलेप्टिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अमीन और कार्बोनेटो दो अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। या तो सारे अमीन होने चाहिए थे, या तो सारे कार्बोनेट होने चाहिए थे, इसमें 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है, इसलिए ये होमोलेप्टिक नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है ट्राई अमीन। ट्राई अमीन मतलब 3 NH3। ट्राई एक्वा मतलब 3, एक्वा वर्ड यूज हम करते हैं वाटर के लिए। 3 अमीन है, 3 वाटर है, साथ में क्रोमियम और फिर क्लोराइड। ठीक है, क्या ये होमोलेप्टिक है, ये भी होमोलेप्टिक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें अमीन और एक्वा मतलब NH3 और वाटर, दो अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। सी ऑप्शन देखते हैं। पोटेशियम मतलब के, फिर ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, ट्राई मतलब 3, ऑक्जेलेटो को OX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे क्या लिखा है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम। क्या ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें वो क्या है लिगेंड, इसके अंदर लिगेंड है ऑक्जेलेट OX। क्या ऑक्जेलेट के अलावा और कोई लिगेंड प्रेजेंट है इसके अंदर, नहीं है। तो इसमें खाली एक ही लिगेंड प्रेजेंट है, कौन सा, ऑक्जेलेट। इस वजह से ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, आगे डी ऑप्शन देखते हैं लास्ट, डाई अमीन। डाई अमीन मतलब 2 बार NH3। फिर क्लोराइडो, Cl भी प्रेजेंट है। फिर नाइट्राइटो N मतलब NO2 भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आ गया प्लेटिनम। तो इसके अंदर तो 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है, अमीन है, नाइट्रो है, क्लोराइड है। तो ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसमें खाली ऑक्जेलेट प्रेजेंट था और कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं था। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम बताना है। करते हैं स्टार्ट। ये सिल्वर है और वाटर है। वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा। वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वा वर्ड। और कितने वाटर दिख रहे हैं आपको, 2 वाटर, तो डाई एक्वा हो जाएगा। ठीक है, पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, तो डाई साइनाइडो, इन्होंने तो CN वाला पार्ट पहले लिख दिया, ऑप्शन ए कट हो गया। सेकंड देखते हैं, डाई 2 बार, एक्वा मतलब वाटर, फिर सिल्वर, सही है, Ag को सिल्वर बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसका कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको भी चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। फिर नेक्स्ट डाई मतलब 2, साइनाइडो मतलब CN।
CN को हम साइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। और अर्जेंटेट, Ag के लिए हम अर्जेंटेट यूज़ करते हैं अगर वो नेगेटिव पार्ट में आता है। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस का चार्ज है तो Ag के लिए हम अर्जेंटेट वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो Ag के लिए हम सिल्वर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, हमें बस ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है अभी, वो अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाइसाइनाइडो, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने साइनाइड लिख दिया, हमें पहले एक्वा लिखना है। ऑप्शन सी कट हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, डाई एक्वा सिल्वर हो सकता है। फिर यहाँ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट हो सकता है। तो इससे हमने ये पता लगाया कि ऑप्शन बी या डी में से होगा, ए और सी तो कट हो गए, ठीक है। अब बी और डी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर का। तो चेक करते हैं सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा बी और डी में से हो सकता है, ये दोनों तो कट हो गए। अब देखो, अगर हम एक बार के लिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो हम ऐसा मान लेते हैं AgH2O 2 AgCN2, ये है, ठीक है। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1, और वाटर का 0, ठीक है। अब उसने बोला है, हमें पता है साइनाइड का -1 होता है, 2 बार साइनाइड है, प्लस इसने बोला है Ag का कितना है? +2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 - 2 0। इस कॉम्प्लेक्स पे 0 का चार्ज है ओवरऑल, तो इस पे भी ओवरऑल 0 होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल बनाना है। अगर इस पे +1 का चार्ज होगा तो हमें इसके ऊपर -1 का चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल हो जाए। अगर इस पे सपोज -2 का चार्ज है तो हमें इसके ऊपर +2 का चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। अब अभी हमने हिट एंड ट्रायल देखा, जब हमने यहाँ पे Ag को 2 पुट करा तो 2 - 2 करके 0 आ गया। अब ये 0 है तो इस कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज जो है 0 होना चाहिए। तो Ag को x माना, वाटर का कितना होता है? 0 इक्वल टू 0, x आना चाहिए 0, पर हमारा यहाँ पे दे कितना रखा है? ये वाला नहीं, ये दे कितना रखा है? 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वाला बाद वाला Ag, इस Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इस वाले का 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी। करके देखते हैं एक बार ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इस Ag का कितना दे रखा है? +1, इस वाले Ag का +1 दे रखा है, +1 Ag का हो गया। Cn का हमें पता है कितना होता है? -1 × 2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? +1 - 2 -1। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 का चार्ज आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसे न्यूट्रल बनाने के लिए इसके ऊपर +1 का चार्ज होना चाहिए, जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है। Ag को x मान लेते हैं, वाटर का 0 इक्वल टू +1, x कितना आया? +1, और देखो इधर हमें दे भी रखा है +1। देखा, तो इस तरह से जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 1 और 1 की। 2 और 2 की उसने ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करी ही नहीं। अगर एक 2 है तो दूसरे को 0 होना चाहिए, पर इन्होंने तो दोनों 2 दे रखे हैं। अब डी वाले में हमने क्या करा? एक को 1 माना तो दूसरा भी 1 आ गया ऑटोमेटिकली, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आइसोमर्स के ऊपर। देखो, आपको जो है मैच करना है। पहला हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO NH35 NO2 Cl2। अब ये जो NO2 है ये दो तरह से लिंक कर सकता है, एक तो नाइट्रोजन से, ये होता है NO2, एक तो नाइट्रोजन से लिंक कर सकता है, और एक ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन से लिंक कर सकता है। तो इस टाइप के लिगेंड्स जो है वो लिंकेज आइसोमर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लिंकेज आइसोमर, क्योंकि ये हो सकता है नाइट्रोजन से अटैच हो जाए, या फिर हो सकता है ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाए। जिस भी एटम के थ्रू अटैच होगा उस हिसाब से अलग अलग वो बन जाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जो है वो लिंकेज आइसोमर दिखाते हैं। तो ए का तो हो जाएगा 2। ए का 2 हमें कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो बी और सी हो गए कट।
आगे चलते हैं। अब इसमें देखो ऑप्शन सी में आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स दिखेंगे। जब भी आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखे तो इसका मतलब ये दिखाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज कर सकते हैं। यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और क्रोमियम के साथ साइनाइड है, हम जगह चेंज कर सकते हैं। कोबाल्ट के साथ साइनाइड लिख देंगे और क्रोमियम के साथ अमीन लिख देंगे, तो जो है एक और आइसोमर बन जाएगा। तो इस तरह के जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाते हैं। तो इसका किसको मैच कर देंगे? इसको मैच कर देंगे 4 के साथ। सी का हो गया 4, सी का 4 कहाँ दिख रहा है? तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। बाकी भी चेक कर लेते हैं। डी वाले में आपको वाटर दिखेगा, जहाँ भी आपको वाटर दिखे तुरंत हाइड्रेट आइसोमर कर दो, या फिर इसको हम सॉल्वेट आइसोमर भी बोलते हैं। कैसे? वाटर बाहर आ जाएगा और क्लोरीन अंदर चला जाएगा, तो डी का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 3 आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कैसे? ब्रोमीन को अंदर ले जाओ और सल्फेट को बाहर ले आओ, तो अलग अलग आयन्स रिलीज होंगे, तो ये शो करेगा हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ CONH36 and COF6 complexes are octahedral but different in their magnetic behavior। अब ये चेक करना पड़ेगा। देखो दोनों के पास 6 और 6 हैं, 6 लिगेंड्स है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल तो है इनकी ज्योमेट्री। अब हमें मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है। चेक करते हैं। CONH36 3+ का हमें इन्होंने दे रखा है CONH36 3+। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। निकालते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अमीन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? अमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। x + 0 × 6 = +3। x आ गया +3, कोबाल्ट आया हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी होगी? कोबाल्ट का नंबर होता है 27 और 27 में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, ये आ जाएगी हमारे पास 3d6 4s0। ठीक है, अब बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब ये जो कोबाल्ट 3+ है ना, ये हमेशा जो है पेयरिंग करवाता है। हमें पता है अमीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के केस में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है। इसको आप एज एन एक्सेप्शन लिख सकते हो फॉर कोबाल्ट 3+, एक्सेप्ट हेलाइट, हेलाइट को छोड़ के, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, all ligands are strong field ligands। ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ के लिए, कोबाल्ट 2+ के लिए नॉर्मल चलेगा जैसा होता है। कोबाल्ट 3+ के लिए हेलाइट्स के अलावा जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम अमोनिया को एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 3+ है। उसकी जगह अगर कोई और एलिमेंट होता तो हम उसे वीक फील्ड मानते। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करवा देंगे। पेयरिंग कैसे होएगी? 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गई। क्या आपको इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0। अब क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया हमारा डाई मैग्नेटिक। ठीक है, ये तो आ गया पहले के लिए। अब दूसरे के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा? COF6 3-, COF6 3-। पहला काम क्या है? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। निकाल के बताओ फटाफट कितना आएगा मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। हमें पता है फ्लोरीन के लिए कितना मांगते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। पुट कर देते हैं कोबाल्ट को x, f का -1 × 6 = -3। सॉल्व करेंगे तो x आएगा +3। कोबाल्ट हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेम आया, यहाँ भी कोबाल्ट +3 में था, यहाँ भी कोबाल्ट +3 में था। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट के लिए एक्सेप्ट हेलाइट,
ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हेलाइड्स के अलावा जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब फ्लोरीन तो हमारा हेलाइड है, तो उसको हम वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग होगी? नहीं, पेयरिंग नहीं होगी। तो कोबाल्ट का वो कन्फिग्रेशन कितनी हो गई? D6, 3D6, और पेयरिंग हमको करवानी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है वो, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो हमने ये पता लगाया कि जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है और इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरे वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है और उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या लिखा है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल, ये बात तो ठीक है, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये बात भी ठीक है। एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायमैग्नेटिक है, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। दूसरी पढ़ते हैं। कह रहा है कि CONH3 इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। अभी हमने निकाला था, कहाँ गया, ये रहा, कि ये डायमैग्नेटिक है। और पूछा है कि, और कह रहा है कि COF6 इज पैरामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अभी हमने यहाँ देखा कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि EN जो है वो चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हमारा कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब आप तीनों में से बताओ मुझे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? हमें पता है EN चिलेटिंग लिगेंड है और वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर हम C की बात करें तो C में आपको 3 EN दिख रहे होंगे, मतलब 3 चिलेटिंग लिगेंड्स, मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के हिसाब से C सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल A होगा क्योंकि उसके पास 2 EN लिगेंड्स है, और सबसे कम स्टेबल B होगा क्योंकि इसके पास एक ही चिलेटिंग लिगेंड है। C के पास 3 EN है, 3 चिलेटिंग लिगेंड्स, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद A क्योंकि उसके पास 2 EN लिगेंड्स है, और उसके बाद आएगा B क्योंकि उसके पास एक ही चिलेटिंग लिगेंड है EN। अब मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स उतनी ज़्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन ऑब्जॉर्ब करेगा? C, फिर A और फिर B। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा CAB। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन C। तो आपको बस इस केस में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो चिलेटिंग लिगेंड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाता है, और कॉम्प्लेक्स जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर कल को वो आपसे वेवलेंथ के बारे में पूछे तो आप क्या करोगे? ये इतनी बात तो याद रखोगे कि जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हमको ये पता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ। तो आप इसको वेवलेंथ के ऑर्डर में भी आराम से लगा सकते हो। ठीक है, ये तो एनर्जी का ऑर्डर था। अगर सपोज वेवलेंथ का ऑर्डर होता तो क्या करते? इसका रिवर्स कर देते, BAC। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं मैच करने हैं, ये आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है और आपको जो है इन कॉम्प्लेक्सेस को मैच करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? √n n+2, और n क्या होता है यहाँ पे? n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? FeCN6 3-। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? Cn का कितना होता है? -1। निकालो फटाफट, कितना आएगा?
x -6 इक्वल टू -3, x आया +3। ठीक है, Fe +3, Fe का वो एटॉमिक नंबर होता है 26, Fe +3 कितना हो जाएगा D5। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या इसके अंदर पेयरिंग होगी, होगी पेयरिंग, करवा देते हैं पेयरिंग। 5 इलेक्ट्रॉन्स विद पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6, 5 ही बनाने हैं। और पेयरिंग तो पेयरिंग के साथ 1 2 3 4 5 इस तरह हो गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, एक। तो पहले केस में हमारे पास आया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड में निकालो। सेकंड है हमारा FeH2O6 3+। इसका भी, इसमें भी Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसमें भी Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। Fe का x माना, वाटर का 0 इक्वल टू +3, Fe आ गया +3। +3 मतलब D5 कन्फिग्रेशन। इस बार हमको वाटर दे रखा है। वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या पेयरिंग होगी, इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह बना देंगे। बना दिए। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। कितने अनपेयर्ड हैं, 5। तो इस केस में n आ गया हमारा 5। ठीक है, इसके साथ आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है। अभी अभी हम खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। पहले केस में इसमें आए 1, इसमें आया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको देखते हैं। FeCN6 4-, इसमें Fe है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो C में FeCN6 4-, Fe को x मानते हैं, Cn का भी देखा -1 होता है, -6 हो गया इक्वल टू -4, x आया +2। Fe +2 की कन्फिग्रेशन क्या होगी, D6। Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवा देंगे। जैसे ही हमने पेयरिंग करवाई इस तरह हो गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, 0। तो इस केस में n हो गया 0। अब D देखते हैं लास्ट। D क्या है हमारे पास, FeH2O6 2+। Fe का x माना, वाटर का कितना होता है 0 इक्वल टू +2, x आ गया +2। बाद हमारा Fe 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। 2+ मतलब क्या होगा, 3D6। ठीक है, और वाटर कैसा लिगेंड है, वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग होगी, नहीं, पेयरिंग नहीं होगी। तो बिना पेयरिंग के 6 लिगेंड्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, तो इस केस में 4 आए, इस केस में 0 आए। अब निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट सबका। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √n n+2। और n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। A की बात करें तो A में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1 1 + 2 √3। और आप लोगों को याद होगा √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, B ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 × 7 √35। अब √35 कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें ये पता है कि √36 किसके इक्वल होता है, 6 के। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं √35 की, तो वो 6 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, 36 का √6 है, तो 35 का √6 से थोड़ा सा कम होगा। तो ये होता है 5.9 के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 5.9 के। तो इसका मतलब बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया। और ए का क्या निकाला हमने, 1.73। ए का हो गया 4, ए का 4 मतलब ऑप्शन सी और डी कट हो गए। बी का फर्स्ट मतलब ऑप्शन ए हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सी में 0 आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा, मतलब सी का 3, और डी का जब आप निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते। दूसरा इसमें एक ट्रिक और है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज लिखी है ना, ये ट्रिक मैक्सिमम केसेस में काम करेगी एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है,
ये जो पहला नंबर है, जैसे 5.92 में पॉइंट से पहले क्या दिख रहा है 5, तो इसका मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट या किसी कॉम्प्लेक्स के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा। इसमें आपको पॉइंट से पहले क्या दिख रहा है 1, वो पॉइंट से पहले क्या दिख रहा है 4, तो इसका मतलब n की वैल्यू है 4। इसमें आपको पॉइंट के पहले 1 दिख रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा होता है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी कॉम्प्लेक्स के पास होते हैं। तो इस तरह से आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये कुछ केसेस में काम नहीं करती है, मैक्सिमम केसेस में ये काम करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4FeCN6। ठीक है, बेस्ड ऑन CFSE थ्योरी। करते हैं, क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें मुझे पहले तो आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो निकाल के। पोटेशियम का कितना होता है +1 और साइनाइड का होता है -1। करते हैं, 4 इंटू +1, Fe का x मान लेते हैं, साइनाइड का -1 होता है। सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा +2। ठीक है, Fe+2 की कन्फिग्रेशन क्या होगी, Fe हमें पता है 4s2 3d6 होता है। Fe+2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकल जाएंगे, 4s0 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये पता है, ये थ्योरी ने ये बोला था कि 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं T2g और Eg में, ये ब्रेक हो जाते हैं इस तरह से Eg और T2g में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में ये Eg और T2g में ब्रेक होते हैं, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ब्रेक होते हैं E और T2 में। ठीक है, ये ब्रेक होते हैं E और T2 में। तो पहले तो ये बताओ, क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने दिख रहे हैं 6, और जब भी 6 लिगेंड्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब 4 लिगेंड्स हो। अब 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये ब्रेक करेगा T2g और Eg में, T2 और E में ब्रेक नहीं करेगा। तो 2 ऑप्शंस तो हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गए। कौन से, ये देखो E और T2 दे रखा है, कट कर दो। ये कब होता, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता। E और T2 दे रखा है, कट कर दो। ठीक है, अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक है, इन्हें फिल करना है। हमने 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए। अब ये बताओ CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। CN जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसके केस में पेयरिंग होगी। ठीक है, पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने पेयरिंग कर दी। कन्फिग्रेशन क्या हुई, T2g में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारी इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। टिक कर देते हैं इसे, T2g 6 Eg 0, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो उस केस में हम पेयरिंग नहीं करवाते, उस केस में हम कैसे फिल करते इलेक्ट्रॉन्स। उस केस में अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर वीक फील्ड होता तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते 6 इलेक्ट्रॉन्स, और T2g 4 Eg 2 हमारा आंसर होता। तो ये आंसर होता अगर वीक फील्ड लिगेंड होता। अभी हमको CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट। ये बहुत कॉमन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसका नाम है सिस्प्लेटिन। आप लोग बायो बैकग्राउंड से हो तो आपको पता भी होगा। ठीक है, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। सिस्प्लेटिन को यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। अब वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं सिस्प्लेटिन का। तो देखो, प्लेटिन होता है प्लेटिनम एटम, वो प्लेटिनम है, वहाँ से प्लेटिन आया, 2 अमीन और 2 क्लोरीन, इसको बोलते हैं प्लेटिनम। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस वाले को यूज़ करते हैं हम कैंसर के लिए, ट्रांस वाले को यूज़ नहीं करते। तो सिस प्लेटिन एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एक एंटी कैंसर एजेंट का, जो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।